पंजाब में ड्रग्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ड्रग्स सुनने में आया वो है ज़ॉम्बी ड्रग। इट्स बेसिकली ज़ाइलेज़िन करके एक सब्सटेंस होता है। ये ह्यूमंस के लिए यूजुअली नहीं बना है, ये एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने के ज़्यादा हेल्प करता है, बट इस चीज़ को ह्यूमन उसमें यूज़ करा जा रहा है जस्ट बिकॉज इसका एक इफ़ेक्ट रहता है कि एक यूफोरिया टाइप का इफ़ेक्ट आता है माइंड में, बट बॉडी एकदम पैरालाइज होती है। इसमें भी हायर रिस्किंग फैक्टर क्या हो रहा है, इस चीज़ को ओपिएट ड्रग्स के साथ में यूज़ करा जाता है, जैसे अफीम, उसके साथ इसको कंबाइन करा जाता है। हायर और जाना चाहते हैं तो फैंटेनिल सिंथेटिक एजेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करा जाता है। स्मैक और वर्ड सुना होगा, उसके साथ में भी कंबाइन करके लिया जाता है। मेन रीज़न क्या रहता है ये डिप्रेशन और एंजाइटी का? हर जने के लाइफ में हर पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये जो है आपके एक एक्सपेक्टेशंस और आपके ये जो रियलिटी के बीच का गैप है, ये आपका बेसिक स्ट्रेस है लाइफ का। उतना आप स्ट्रेस फील करोगे उतना आपको सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे। इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में? मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन में देखूँ जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं, दे आर मोर इन साइड ऑफ यंगस्टर्स। मुझे ये बताइए, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? वो एक ऐसा फीलिंग होती है कि अपने पैरालाइज्ड हो गए हैं, बट मेजॉरिटी ये जो केसेस रहते हैं, ये जो इवेंट रहते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। अल्कोहल और वायलेंस का क्या कनेक्शन है? अल्कोहल बेसिकली आपके कॉन्शियसनेस को सप्रेस करता है। भाई अगर मैं अंदर से गुस्से में हूँ, बट मैं अगर एक पोलाइट पर्सन हूँ या मैं एक सेंसिबल पर्सन हूँ, तो मैं उस एग्रेशन को कंट्रोल करके रखूँगा। व्हाट अल्कोहल वुड डू, कंट्रोल फैक्टर हटा देगा, वो वहीं पे लड़ाई या फिर बोलना या फिर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। वाइट रूम टॉर्चर क्या है? नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर। सर आपके बारे में बहुत सुना है वैसे तो, बट ये है कि आप जितनी आपने अचीवमेंट ली है उस अकॉर्डिंग मेरे को आपके जानने में बहुत उत्सुकता हुई थी कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं और कैसे पेशेंट्स को आप संभालते हैं। तो रिसेंटली अभी आपके बारे में क्या चल रहा है? अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये न्यूरोसाइकेट्रिक का एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है पेशेंट्स का, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस से एसोसिएटेड रहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पूल है। एंड आई थिंक के यंगस्टर जो हैं इससे काफ़ी अफेक्ट अभी रिसेंटली हो रहे हैं। तो आपने दो वर्ड्स बोले, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में? एक्चुअली देखा जाए तो इसके बाई मॉडल इसका पीक रहता है, या तो यंग एज में ज़्यादा रहते हैं, अप्रॉक्स 15 to 25 का अगर आपने टारगेट लेके चलें तो, या फिर सेकंड पीक अपना इसका जो आता है वो आता है 45 to 55 के बीच में। बट एज सच कोई एज ग्रुप नहीं है, ये चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज में किसी में भी देखने को मिल सकता है। एज सच ऐसा कोई गाइडलाइन डिफाइंड नहीं रहती है, बट मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन में देखूं जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं, दे आर मोर इन साइड ऑफ यंगस्टर्स। तो मतलब मेन रीज़न क्या रहता है ये डिप्रेशन और एंजाइटी का? अगर इसको मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहूँ कि एंजाइटी या डिप्रेशन का कोर रीजन क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं या डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप इस चीज़ को एक सिंपल वे में समझ सकते हो कि कोई भी हो, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हर जने के लाइफ में हर पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप मार्केट में भी जा रहे हैं, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे मटकी परचेज करी अपन ने, है ना, तो अपने एक माइंड सेट होएगा कि यार ये एटलीस्ट 1 सीज़न अच्छे से निकाले, आराम से रन करे या फिर कोई इश्यूज़ ना आए अपने को। ये एक्सपेक्टेशन अपने को हर पर्सन, हर ऑब्जेक्ट, हर सिचुएशन से रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है वही अपनी रियलिटी हो। रियलिटी कैन बी डिफरेंट, कि अगर अपन ने जैसे कोई सिंपल सी चीज़ ली कि अपन ने परचेज करी कि ये फॉर एटलीस्ट 1 सीज़न रन करनी चाहिए, चलनी चाहिए, और वो नेक्स्ट डे ख़राब हो गई समहाउ, है ना, वी वुड बी सीवियरली डिसअपॉइंटेड कि यार फालतू पैसे ख़राब हो गए, या XYZ जो भी है, अपने परेशान होंगे। तो ये जो है आपके एक एक्सपेक्टेशंस और आपके ये जो रियलिटी के बीच का गैप है, ये आपका बेसिक स्ट्रेस है लाइफ का। जितना बड़ा ये आपका गैप होगा,
उतना आप स्ट्रेस फील करोगे, उतना आपको सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे, है ना। यही चीज़ अपने किसी भी आप XYZ रिलेशनशिप को ले सकते हो। अपने लाइफ में रिलेशनशिप में कोई एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, बट इन रियलिटी वो चीज़ें हो नहीं पाती है। जितना वो डिफरेंस क्रिएट होता जाता है उतना वो चीज़ें अपने लिए डिस्टर्बिंग होती जाती है, वो एग्रेशन बिल्डअप करती है, वो एंजाइटी बिल्डअप करती है। ये कहीं ना कहीं एक कोर फीचर है जो अपने मेंटल इलनेस को इनिशिएट करता है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन और डिप्रेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है यहाँ पर। इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि एक्सपेक्टेशंस और डिप्रेशन का है। द थिंग इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का कहीं ना कहीं डिप्रेशन से कनेक्शन है। अनरियल जैसे अगर सिंपल सी चीज मैं आपको लेके चलता हूँ कि मान लो एक 10th का बच्चा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि भाई उसको मेरिट में आना है, 95% अबोव लेके आना है, समहाउ वो ये चीज को मैनेज करना चाहता है, राइट। बट इन रियलिटी वो क्या कर रहा है, सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा। वो मेजॉरिटी टाइम बाकी कलीग्स को कॉल करने में कि भाई तुम किससे पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कहाँ ट्यूशन ले रहे हो, तुमने ये चैप्टर किया क्या, मेरा तो ये भी रह गया, ये सब पूछने में मेजॉरिटी टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट जो एक्चुअल स्टडी कर रहा है वो पार्ट बहुत कम है, 2 आवर्स हार्डली जैसे कर रहा है। कंपटीशन को देखते हुए थोड़ा बहुत हो जाता है ना। तो अगर ये चीज देखें कि वो 2 आवर अगर कंटिन्यूटी पढ़ रहा है उस चीज के बेसिस पे, अगर वो मेरिट में आना चाहता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, शायद वो नहीं आ पाएगा, है ना। ये एक उसका एक्सपेक्टेशंस इस वे में डेवलप हो रहा है जो रियलिटी से मैच नहीं कर पा रहा है। इसको अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं। बट अगर उसको अपने को रियलिस्टिक में कन्वर्ट करना है तो इसमें अपने पास 2 ही ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि भाई मैं अपनी रियलिटी को पुश करूँ, मैं अपनी रियलिटी को पुश करूंगा तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन से मीट करने लगेगा, तो ये जो बीच का स्ट्रेस है वो खत्म होता जाएगा। जैसे वो 2 घंटे की जगह अगर 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो पैटर्न चेंज करना स्टार्ट करेगा, तो उसके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, उसके परसेंटेज जो हैं वो रेज करेंगे एंड ही वुड फील मच मोर कंफर्टेबल, और वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होएगा कि हाँ आई कैन अचीव दैट स्कोर, राइट। बट अगर यही चीज़ सिंपली अगर मैं डिफरेंट वे में अप्रोच करूँ, मान लो कि एक सिंपल लेते हैं कि मान लो एक नई नई मैरिज हुई, है ना। मैरिज में क्या हुआ, एक जैसे बहू आई, बहू को यूं था कि वो सासू माँ उनको एज ए मदर ट्रीट करेगी या माँ का प्यार देगी, उम्मीद थी एक, है ना। तब उन्होंने क्या किया कि भाई अपने को अपनी रियलिटी को पुश करना है कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन है कि माँ का प्यार मिलेगा, तो मुझे मेरी रियलिटी को पुश करना है ताकि वो एक्सपेक्टेशन मेरी मीट हो सके। तो वो क्या करती हैं, वो सारा काम संभालती है, अच्छा खाना बनाती है या जो भी है साफ सफाई और सारा करती हैं, शादी के बाद जैसे इनिशिएट करती है। बट समहाउ क्या होता है, शाम को सासू माँ के इसने तो क्या ही काम किया, सारा काम खोटा कर दिया, ये तो ऐसे करना चाहिए था, वो तो वैसा करना चाहिए था। जहाँ पे वो प्रेज मिलना चाहिए था वहां पे क्या हो गया, 10 क्रिटिसिज्म आ गए मान लीजिए, है ना। अब हुआ क्या कि अपन ने रियलिटी को पुश करने की कोशिश करी बट रियलिटी तो फिक्स होगी, है ना। अपन ने धक्का दिया उसको ऊपर की तरफ बट वो रियलिटी चेंज नहीं हुई। इफ द रियलिटी इज पर्सन, यू कैन नॉट चेंज दैट पर्सन। इट्स वेरी हार्ड टू चेंज द मेंटेलिटी एंड द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, है ना। वो और कोशिश करेंगे कि मान लो उन्होंने अगले दिन पाँव भी दबाए, सारी चीज़ें करी, उनके सेवा भी करी, है ना। शाम को फिर उन्होंने ये बोल दिया ये तो क्या दबाए, मेरे तो पाँव में मरोड़े और आ गए, ये चीज़ होगी, XYZ कुछ भी हो सकता है ना। अब इस चीज़ में क्या होगा कि एक्सपेक्टेशंस अपनी हायर है ना, रियलिटी को अपने पुश कर नहीं पा रहे, तो वो स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली बना रह रहा है, जिसकी वजह से अपने को क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है कि ये क्या जीवन हो गया मेरा, मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई, मैं तो इतना एफर्ट भी कर रही हूँ लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे अपने चाहे कितने ही एफर्ट्स कर लें अपने उस रियलिटी को पुश नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव लेफ्ट विद ओनली सिंगल ऑप्शन, दैट इज डिक्रीजिंग डाउन अवर एक्सपेक्टेशंस, है ना। उससे सिचुएशन नहीं बदलेगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई सिचुएशन सडनली चेंज हो जाएगी, बट एक्चुअल में रियलिटी में होगा क्या, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। जहाँ पे उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्यार मिलेगा, अगर उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि उनकी नेचर है कि वो कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट पास करेंगे, है ना, तो वो चीज़ें उनको एक फनी मूवमेंट में लेने लगते हैं या सार्केज्म में लेने लगते हैं कि हाँ इनकी आदत है ऐसे ही बोलेंगे, है ना। किसी दिन यूँ होता है कि भाई उन्होंने गाली गलौच नहीं करी या बुरा नहीं बोला, जाके पूछ लेते हैं क्या बात है, आज तबीयत तो ठीक है, आज रोले कम खा ले, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, अपनी एक कोपिंग डेवलप करता है जब अपने एक्सपेक्टेशंस को डिक्रीज कर देते हैं और अपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू, स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं,
है ना। और जैसे स्ट्रेस फ्री होता है तो अपने फ्यूचर में मेंटल इलनेसेस के जो कॉजेज होते हैं या फिर अपने प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसमें आपने एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स का कि अगर वो अपना स्टडी टाइम को और इंक्रीज करें तो उनके मार्क्स पैटर्न या फिर टाइम, दोनों चीज़। हाँ, बट इसमें मैंने कुछ ऐसे केसेस भी सुने हैं जिसमें बच्चे 6 घंटा पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने की वजह से स्ट्रेस में आ गए हैं। देखो इसके लिए रिसेंटली एक टर्म कॉन हुई थी जिसको अपने बोलते हैं स्ट्रेस लैक्सिंग, है ना। स्ट्रेस लैक्सिंग क्या रहती है बेसिकली कि रिसेंटली जो यंगस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई रिलैक्स होने के टाइम भी, मान लो आज जैसे मुझे रिलैक्स होना है ना, मैं अगर रिलैक्स होऊंगा तो इट वुड बी क्लियर इन माय माइंड कि मैं भाई हॉस्पिटल पेशेंट्स इनके बारे में नहीं सोचूंगा, है ना। आई वुड एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द सराउंडिंग कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं किन के साथ हूँ। आई वुड ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट, है ना। बट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जब रेस्ट भी करना है उनके माइंड में यही चलता रहता है, अरे यार वो चैप्टर वहाँ से बाकी, अरे यार ये क्वेश्चन उसने बोला था वो नहीं किया अपन ने, ये चीज़ ड्यू रह गई, वो चीज़ अपन ने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। एक्चुअल में वो माइंड को कभी रिलैक्स मिल ही नहीं पाता, है ना। वो रिलैक्स करते हुए भी स्ट्रेस में आ रहा है। और इस चीज़ का मेजर इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन उतना प्रॉपर बन ही नहीं पाता। आप पढ़ रहे हो बट आपने खुद ने अपने पढ़ाई करते हुए टाइम आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि किताब 2 घंटे खुली हुई है, वो माइंड फ्रीज हो जाता है। 15 मिनट अपन ने पढ़े, 15 मिनट के बाद में एक थॉट्स की रेलगाड़ी चालू हुई, है ना। उसका इंजन वो एक पर्टिकुलर थॉट था लेकिन उसके पीछे पता नहीं हजारों डब्बे थे। वो अपने 1 घंटा 2 घंटा घूम के बाद में आके यूं माइंड को करते हैं, अरे यार क्या अपने कर रहे हैं, वापस फोकस करते हैं, है ना। ये टाइम तो काउंट हो जाता है कि आज 2 घंटे मैंने किताब खोल के बैठे, बट वो एक्चुअली स्टडी कितनी हुई, 15 मिनट्स। ये मेजर कॉज होता है कि भाई लोग 10-10 घंटे भी बैठे रहते हैं लेकिन आउटपुट वाली स्टडी हार्डली 2 घंटे भी नहीं निकाल पाते। तो इन्हीं सब स्ट्रेस और अपने एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों को अपने एक्सप्लेन करा। इन तीनों के वजह से कुछ लोग अल्कोहल जैसी चीज़ों में भी पड़ते हैं और इन सब जाके नशे वशे करने लग जाते हैं। तो कई उसमें भी लोगों के अपने अलग अलग चॉइसेस की वजह से कि हम तो चलो ठीक है वहाँ पे हॉस्टल में रहते, किसी ने पिला दी और हम स्ट्रेस की वजह से पीने, सबके अलग अलग रीज़न है। मेन रीज़न क्या है जो लोग अल्कोहल जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं? मेन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर मैं बताऊं दैट इज़ द पीयर प्रेशर, है ना। यंगस्टर में जो अभी रह रहा है दैट इज़ द फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक पर्सनैलिटी का ट्रेट बन चुका है कि हमको नई चीज़ें ट्राई करनी है। एक जुनून बन चुका है कि हाँ कुछ आया है कि लेट्स ट्राई इट, है ना। मेजॉरिटी टाइम वो ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों से उनको कोई एडिक्शन हो जाता है या फिर उस चीज़ से वो परेशान होते हैं। बट हर जने की कुछ एक पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं जो उनके रिस्क टेकिंग बिहेवियर को बढ़ा देते हैं। उनके उस इम्पल्सिव नेचर की वजह से वो क्या करते हैं, उस चीज़ को मोर फ्रिक्वेंटली अपने रूटीन में लेके आने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है उनको पता नहीं पड़ता कि वो डिपेंडेंसी कब क्रिएट हो रही है। एंड जैसे जैसे कॉलेज लाइफ या फिर अपने पीयर लाइफ ख़त्म होती है तब वो जाके हिट आता है कि अपन ने पूरा मेजर टाइम अपन ने इस पोर्शन में निकाल दिया जबकि अपने क्या क्या चीज़ें और कर सकते थे। अदरवाइज कॉजेज अगर देखा जाए, स्ट्रेस कैन बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज एज वेल, है ना। स्ट्रेस जो रहता है आजकल रोज़मर्रा की लाइफ में अगर देखें आप, है ना, लोगों का एक एक्सक्यूज़ बन चुका है कि यार हम हार्ड वर्क करते हैं, हम मेहनत वाला काम करते हैं, सुबह से शाम तक थक के जाते हैं तो फिर चलो शाम को पी लेते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बट दिस इज़ जस्ट अ एक्सक्यूज़, ये रीज़न नहीं है। ये वो एक सेल्फ जनरेटेड रीज़न है जिससे वो अपने आप को उस गिल्ट फैक्टर से फ्री कर सकें कि हम नशे में नहीं हैं, हम उस चीज़ के कोपिंग में हैं, हम इस चीज़ से उभरने के लिए, हम खुश रहने के लिए पी रहे हैं। डोपामिन। एक्चुअल में वो एक एडिक्शन है ना। एक सिंपल सी बात है, नोबडी वांट्स टू बी द विलन ऑफ देयर ओन लाइफ, है ना। ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू बी द हीरो। आप उनकी कभी भी स्टोरी सुनोगे वो अपनी स्टोरी हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि भाई ये मजबूरी थी तो हमने ये चीज़ किया है ना। बट इट्स नॉट यूजुअली लाइक दैट। इफ़ अगर किसी जो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इन चीज़ों का, वो किसी बिना गाइडेंस के इन सब को
छोड़े, तो उनको क्या करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना। बट द अगर ईजिएस्ट वे, या फिर मैं अगर लेमैन के टर्म में बोलूँ, आप उस चीज़ को ग्रेजुअल टेपर डाउन करना स्टार्ट करें। लाइक इफ आई टॉक विद अ सिंपल सिगरेट्स, कि भाई सिगरेट स्मोकिंग एक एडिक्शन है, उसको अगर मुझे कट ऑफ करना है किसी पेशेंट के लिए, तो आई वुड डिफाइन कि भाई हाँ, कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड शेड्यूल फर्स्टली मैं डिफाइन करूँ कि इतने इतने गैप से मुझे लेना है। लाइक इफ़ आई अज्यूम कि एक जने का है कि 1 पैक अ डे वो लेता है, मान लीजिए कि 12 सिगरेट्स 10 सिगरेट्स पर डे अप्रॉक्स ले रहा है, तो वो उसका एक पैटर्न है कि भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बेसिस से वो डिफरेंस से वो ले रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि भाई उस 10 से उसको 8 पे लेके आओ। सॉरी, फर्स्ट थिंग इज उसको 10 से अपने वो 8 पे शिफ्ट करेंगे। 8 से अपने उसको और डिफाइन करेंगे कि भाई एटलीस्ट 6 पर डे के बेसिस पे डिफाइन करो, है ना। 6 से 4, 4 से 3, 2, 1, इसमें एक पैटर्न रहेगा कि भाई हाँ, द लास्ट सिगरेट वुड बी द अर्लीस्ट इजी मॉर्निंग, जो सिगरेट होती है, स्मोकिंग होता है, वो लास्ट में अपने अकाउंट करते हैं। बाकी जो थ्रू आउट द डे की स्मोकिंग सिगरेट्स होती है वो अपने पहले अकाउंट करते हैं। सिमिलरली कोई भी पैटर्न को अपने को डिक्रीज करना है, इट्स अ हैबिट रिवर्सल, क्योंकि वो आदत पड़ी है तो आदत को रिवर्स करना अपने को एक ग्रेजुअल पैटर्न में पड़ेगा। सडनली ब्रेक करना कई जनों के लिए पॉसिबल होता है, बट मेजॉरिटी के लिए डिफिकल्ट होता है। इट लीड सम एग्रेशन, इम्पल्सिविटी, रेस्टलेसनेस एंड रैंडम बिहेवियर्स इन दोज पेशेंट्स। आपने डिप्रेशन के बारे में बताया, आपने ये एडिक्शन चीज़ों के बारे में बताया। अल्कोहल और वायलेंस का क्या कनेक्शन है? अल्कोहल बेसिकली आपके कॉन्शियसनेस को सप्रेस करता है ना। अगर मैं सिंपल सी चीज़ को बताऊं कि भाई अगर मैं अंदर से गुस्से में हूँ, है ना, बट मैं अगर एक पोलाइट पर्सन हूँ या मैं एक सेंसिबल पर्सन हूँ, तो मैं उस एग्रेशन को कंट्रोल करके रखूँगा, राइट। एक सिंपल सी चीज़ आप लेके चलें कि मान लीजिए एक बैल है, चाहे बैल को गुस्सा आ रहा है, बट वो एक कमरे या पिंजरे के अंदर बंद है, वो घूम रहा है, तो वो उसी एरिया में पर्टिकुलर घूम रहा है, उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं उसके जो वॉल्स हैं या फिर जो केज की रॉड्स हैं, मैं उसको हटा दूं, है ना, अब हुआ क्या कि वो खुला सांड हो गया। अब वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी वो चीज़ कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकता है। सिमिलरली अल्कोहल अपने कॉन्शियसनेस को डिक्रीज करता है, कि आपका जो सबकॉन्शियसली माइंड चल रहा है या आपके जो मन में कोर फीचर चल रहे हैं, कोर थॉट्स चल रही है कि भाई किसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट समहाउ मैं उस चीज़ को बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, अभी सिनेरियो नहीं है या फिर सिचुएशन नहीं है। मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ की डिफ़िकल्टी लगी, एक मैरिज है ना, एक पर्सन है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या समहाउ उसको डिस्टर्बिंग लगी, ठीक है। अब वो क्या होगा, सेंसिबल थिंग कहेगी कि भाई हाँ चलो मैरिज होने दो, ये चीज़ बाद में बैठ के एक बार डिस्कस करेंगे कि शायद ये चीज़ें सही तरीके से नहीं हुई। व्हाट अल्कोहल वुड डू, वो उसी पॉइंट पे कि भाई कंट्रोल फैक्टर हटा देगा, वो वहीं पे लड़ाई या फिर बोलना या फिर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, वो मोमेंटम या फिर जो सराउंडिंग्स है वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर बढ़ता जाएगा और वो वायलेंस में कन्वर्ट होगा। तभी लोग ड्रिंक करने के बाद में अपने मन की बात ज़्यादा बोलते हैं। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि अपना एक जो कॉन्शियसनेस बिहेवियर होता है, जो अपने एक सराउंडिंग से जो अपने को मेंटेन करके रखता है कि भाई हाँ मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, है ना, मैं उस चीज़ को जब तक सेंस नहीं बनेगा तब तक वो चीज़ को शायद नहीं करूँगा, है ना। बट अपना मन जो होता है वो बहुत बार चाइल्डिश होता है ना, उसको उठपटांग सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन अपने एक कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है यार, सोशल फोबिया होता है कि भाई हाँ यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये सारी चीज़ें अपने अल्कोहल से हट जाती है ना। अब होता क्या है कि जो अंदर का बच्चा बोल दीजिए, बूढ़ा बोल दीजिए या एग्रेशन बोल दीजिए, वो बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है कोई नहीं जानता। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। पंजाब में ड्रग्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक और है, वहाँ पे आई गेस हर जनरेशन के, हर एज ग्रुप के लोग ड्रग्स में डूबे पड़े हैं। ठीक है, बट रिसेंट में एक जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स सुनने में आया वो है ज़ॉम्बी ड्रग, राइट। और वो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसकी काफ़ी सारी वीडियोस फोटोज़ आ रही है वहाँ पंजाब से।
तो ये अगर हटाना चाहे भी वहाँ की गवर्नमेंट, तो कितना टाइम लग जाएगा पूरे मतलब नशे ड्रग फ्री करने में? कितना टाइम लग जाएगा पंजाब को? सर डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। इट्स द थिंग इज के अवेलेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से अपने चीज़ें एग्रीवेट होती है। जितनी इजी अवेलेबिलिटी रहेगी उतना वो स्प्रेड होगा। सिमिलरली जैसे अगर बोलें कि अगर मोस्ट कॉमन एडिक्शन मैं बताऊं इंडिया में है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सिगरेट और टोबैको बेसिकली, है ना। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा डोपामिन रिलीज करना वही नहीं चल नहीं रहा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज क्योंकि इजीली अवेलेबल है। हम्म। आप परचून की दुकान से लेके पान की दुकान पकड़ें, है ना, आप कहीं पे भी जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ड्रॉअर में और में उन्होंने सब जनों ने वो टोबैको रख रखा है ना। इतनी इजी अवेलेबिलिटी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, जितना इजी वो अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर रहेगा उतना वो चीज़ें स्प्रेड होगी। सिंपल सा फंडा, है ना। सिमिलरली पंजाब में वो चीज़ें, रीज़न ये है कि शायद अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो रही है, स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम है। वो चीज़ें जैसे जैसे कंट्रोल फैक्टर में जाएगी तो वो चीज़ें शायद बेटर हो पाए, बट उसके लिए बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशंस एज वेल एज डी एडिक्शन सेंटर, प्लस में रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने जॉम्बी ड्रग का बोला, इट्स बेसिकली जाइलेजिन करके एक सब्सटेंस होता है ना। ये वैसे ह्यूमंस के लिए नहीं डिफाइन होता है, ये एक एनिमल ज़ॉम्बी ड्रग में है एनेस्थेटिक। कि हाँ, मतलब किसमें? ज़ॉम्बी ड्रग में? ज़ॉम्बी ड्रग में, अच्छा अच्छा। है ना। ये जो सब्सटेंस है ये ह्यूमंस के लिए यूजुअली नहीं बना है, ये एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने के ज़्यादा हेल्प करता है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस चीज़ को ह्यूमन उसमें यूज़ करा जा रहा है जस्ट बिकॉज इसका एक इफेक्ट रहता है कि एक यूफोरिया टाइप का इफेक्ट आता है माइंड में, बट बॉडी एकदम पैरालाइज होती है। इस वजह से इसको ज़ॉम्बी ड्रग बोलते हैं, क्योंकि बॉडी जिस मोमेंट में होती है वो वहीं पे रुक जाती है, माइंड जो होता है वो वॉन्डर करता है ना। इसमें भी हायर रिस्किंग फैक्टर क्या हो रहा है, इस चीज़ को ओपिएट ड्रग्स के साथ में यूज़ करा जाता है ना। जैसे अपने अफीम, और जिसको सिंपल भाषा में अपने बोलते हैं, उसके साथ इसको कंबाइन करा जाता है। हायर और जाना चाहते हैं तो फैंटेनिल सिंथेटिक एजेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करा जाता है। और तो और रैंडम, जैसे आपने स्मैक और वर्ड सुना होगा, उसके साथ में भी कंबाइन करके लिया जाता है। तो इसके ड्रास्टिक इफेक्ट आते हैं तो बहुत ही एकदम ज़्यादा हो गया ऐसे। तो। हाँ सर, लोगों के लिए डेली का रूटीन है, आपके लिए कहीं ना कहीं अपने लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, बट अगर रियलिटी में देखूं, इट्स अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स, है ना। दे आर स्पेंडिंग मोर देन दे आर अर्निंग इन अ डे। सर अगर आपने जैसे बताया कि अपनी इतनी सारी चीज़ें मिलाकर ही इतना करते हैं, और इसमें बॉडी थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है, ब्रेन भी काफ़ी फ्रीज हो जाता है, हाई डोज की वजह से कोई फिर इसमें और दिमाग से पागल हो जाता होगा। सर देर आर प्लेंटी ऑफ न्यूज़, है ना, जो आपको देखने को मिलेगी। बहुत बार रहता है कि गेट तोड़ के देखा कि 6-7 बच्चे हैं, 6-7 यंगस्टर हैं, दे आर डेड इन पर्टिकुलर प्लेस, है ना। दे आर इंजेक्टिंग द ड्रग, दे आर नॉट अवेयर कि भाई वो कितनी डोजिंग में कर रहे हैं, क्या लेवल पे कर रहे हैं। वो एक सेडेशन में जाते हैं, सेडेशन से कब वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या सॉरी ब्रेन डिप्रेशन में जाता है और सडनली अपने डेथ हो जाती है, अपने को खुद को नहीं पता चलता। फैमिली भुगतती है ज़्यादा, है ना, मरीज से ज़्यादा फैमिली भुगतती है। दिस इज़ द हार्श फैक्ट और हार्श रियलिटी जो अपने को बियर करनी पड़ेगी। ओके। मेंटली डिसेबल लोग हो जाते हैं, कोई बचपन से होते हैं, कोई बाद में हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के बारे में बाद में, तो ऐसे लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बहुत होता है। डेफिनेटली। तो सर क्या इनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके नेबर्स और सब फ्रेंड्स को लेकर? ठीक है, देखो अगर मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं तो उसके लिए जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, मेंटली बोल दीजिए या समहाउ, उनका डिस्क्रिमिनेशन से ज़्यादा एक फियर है
डर है सोसाइटी में, है ना, उनके सराउंडिंग में आप कभी जाओगे, है ना, उनको एक प्रोमिनेंट फैक्टर दर्शाया जाएगा कि तुम बीमार हो, है ना, तुम अगर इसका ट्रीटमेंट लोगे, है ना, तो ये और ख़राब करेगा तुमको। दवाई लोगे तो लाइफ टाइम चलेगी, है ना, ये दवाई लोगे तो तुम्हारा ऐसा शरीर बढ़ जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुमको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारी किडनी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे ये हो जाएंगे। अपनी सोसाइटी उन पर्सन्स को इतना डरा देती है कि वो खुद अपने माइंडसेट में वो टैबू क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ऑल्दो डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर, कि भाई अगर सिंपल सा मैं एक उदाहरण लेके चलूँ, क्या कल को किसी पर्सन का फ्रैक्चर होता है ना, शायद उसके कलीग्स, उसके साथ वाले उसके घर पे मिलने आते हैं, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले, 3 मंथ जुड़ने में टाइम लगेगा, एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी जुड़ेगी, XYZ, वो चीज़ें, रेस्ट करो, मेडिकल मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें अपने उनको बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि कोई जना डिप्रेशन में है, उसको बोलते हैं अरे डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, खड़े हो, काम करने लगो, काम करते करते मन लगने लगेगा, मन खुश हो जाएगा, सही हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स द सेम वे कि भाई मैं उस टांग टूटे हुए व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि उठ, भागने लग, भागते भागते अपने आप सही हो जाएगी, नहीं होना। यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं अकाउंट होता है ना। लोग शायद समझ नहीं पाते कि सामने वाला किस फेज से गुजर रहा है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी अवेयरनेस क्या है सराउंडिंग के लिए, है ना। आप सिंपल सी चीज़, एक और एग्जांपल से मैं इस चीज़ को अगर डिफाइन करना चाहूँ कि अगर सिंपल सा बोलूँ कि मैं एक पैरालाइज्ड व्यक्ति, आपने सबने देखा होगा लाइफ में कि कहीं ना कहीं रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव में एक पैरालिसिस अपन ने कॉमनली देखा है। उसमें होता क्या है कि भाई एक बॉडी, हाफ बॉडी है या फुल बॉडी अपने पैरालाइज्ड हो जाती है। उस चीज़ में अपने क्या करते हैं, मेडिसिन तो दे दी, जो खून का थक्का जमा है या जो भी है उस चीज़ को हटाने के लिए, वो तो हट गया, सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, लेकिन बॉडी वर्क करना स्टार्ट नहीं करती। बॉडी वर्क करना स्टार्ट कैसे करती है कि एक व्यक्ति आता है ना, वो उनकी फिजियोथेरेपी प्रॉपर करवाता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि वो मसल्स की वो जो भी पार्ट है उसकी मसल्स को कंटिन्यूसली एक्सरसाइज में लेके जाता है ना, वो मूवमेंट में लेके जाता है। वो 1 मंथ इस मूवमेंट को करवाता रहता है, अपने देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता। 2 मंथ करवाता है, अपने देखते हैं कुछ भी नहीं होता। 3 मंथ करवाता है, अपने देखते हैं हल्का सा शायद मसल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। ग्रेजुअली वो कंटिन्यू करवाता रहता है। जब ये चीज़ रेगुलर रहती है, रिपीटेड रहती है, तो अपने देखते हैं कि वो मूवमेंट धीरे धीरे वापस आने लगता है। ग्रेजुअली वो जब मूवमेंट और बढ़ता है तो वो पावर आने लगती है। पावर जब कंटिन्यूसली आने लगती है तो वो एकदम नॉर्मल सी में आ जाता है और वो अपने वॉक करना, चलना, पकड़ना, ग्रिप करना, खेलना, सारी चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो बेसिकली इसी चीज़ को मैं अगर मेंटल डिसऑर्डर में डिफाइन करूं, ब्रेन पैरालिसिस इज द सेम वे कि उस चीज़ में रिकवरी में टाइम लगता है, अपने को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अपने को वो कंटिन्यूटी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अ मेडिसिन, कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ थेरेपी, कैन बी एनीथिंग, बट वो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो अपने को इस चीज़ को इनिशिएट करके कंटिन्यूएशन में रखने में हेल्प करता है, जिससे अपनी रिकवरी आती है एंड पर्सन्स बिकम नॉर्मल। जस्ट बाई सेइंग कि अरे कुछ नहीं होता है, तुम करो, बस करते करते सारी चीज़ें सही हो जाएगी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो सर ऐसे तो इनका ब्रेन वॉश करा के भी इनसे कोई क्राइम भी कराया जा सकता है ऐसे तो? देखिए, इसके लिए अपने लॉ में एक पर्टिकुलर सेक्शन डिफाइन करा गया है जिसको अपने मैकनॉटन लॉ बोलते हैं, है ना। इसमें बेसिकली क्या था कि एक पर्सन था जो सीवियर साइकोसिस में था, ठीक है। सीवियर साइकोसिस में उसने एक मर्डर अटेम्प्ट किया था, बट उस चीज़ के लिए उसको गिल्टी नहीं डिफाइन करा गया था, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि ही वॉज इन द सीवियर साइकोसिस, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट, दैट्स वाई ही वॉज नॉट प्लीडेड गिल्टी, राइट। सिमिलरली बहुत बार सच इश्यूज होते हैं जहाँ पे स्पेशल इन चीज़ों के लिए लॉज डिफाइन करे गए, बट इसमें कैपेसिटेंस डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि कौन सा व्यक्ति उस कॉन्सिक्वेंसेस के अवेयरनेस को जान रहा है या नहीं जान रहा है। इट्स ए
another part of the like psychiatry, we can say it's a kind of forensic psychiatry जो अपने आप में एक broad spectrum things है ना. इसमें जो आप पूछ रहे हैं बेसिकली कि क्राइम करवाया जा सकता है, इट्स नॉट दैट मच इजी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट लाइक वेरी ब्रीफ और वेरी लिटिल, दे कैन बी वेरी हार्श. हो सकता है कि वो अगर जिसके अगेंस्ट में वो ब्रेन वॉश करवा रहे हैं वो किसी और को टारगेट भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. मल्टीपल थिंग्स. इस चीज़ को मतलब आई थिंक डिस्कस करने का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर एन नंबर. तो ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए उनकी फैमिलीज के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा? अगर इसमें सिंपली देखा जाए, रिहैबिलिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप मेंटली इल पेशेंट्स के लिए आप कर सकते हैं, है ना. वो भी तब ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है जब द कंडीशन इज़ इन द सीवियर स्टेट, राइट. जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बस मेजरली सपोर्ट की नीड होती है. आप उनको मोटिवेट कंटिन्यू करते रहें. आप उनसे फ्रस्ट्रेट आउट मत होइए कि यार तुम ये नहीं कर रहे हो, दैट्स मीन कि तुम जान के नहीं कर रहे हो. आई नो कि वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है कि एक ही चीज़ को 10 बार बोलना, 20 बार बोलना, 50 बार बोलना. इस चीज़ में शायद फैमिली मेम्बर पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट शायद उस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाता. बट जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद फैमिली की है उतनी उस पेशेंट की भी रहती है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले. ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है, वाइट रूम टॉर्चर क्या है? वाइट रूम टॉर्चर बेसिकली इसके बारे में कुछ स्टडीज़ हैं. ये इस वे में डिफाइन करा जाता है कि एक कंप्लीट चैम्बर होता है जहाँ पे आपको सेंसरी डेप्रीवेशन में ले जाया जाता है कि आपको ना कोई कलर डिफाइन होगा, वहाँ पे आपको पूरे कपड़े सफ़ेद कर दी जाएंगे, वॉल्स पूरी कंप्लीटली वाइट कर दी जाएगी, नो कलर्स. इट इज़ ऑल साउंड प्रूफ के बाहर से एक सिंपल सी नॉइस भी आपके पास नहीं परसीव होती है, ठीक है. तो अल्टीमेटली अपने क्या करते हैं, साउंड अपने इसमें जो भी सेंसरी अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको डेप्रीवेशन में लेके जाते हैं, ठीक है. ना कुछ सराउंडिंग अपने सुनाई देगा, ना कुछ अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ना कोई अलग से सेंसेशंस अपने टच होगा, ना कोई सर्कल, ना कोई ऑब्जेक्ट, नथिंग. होगा क्या अल्टीमेटली, ब्रेन अपने आप से चीज़ें जनरेट करना स्टार्ट करेगा, है ना. तो फर्स्ट वन इज साउंड. ब्रेन अपने आप से साउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा. यू वुड स्टार्ट हियरिंग वॉइसेस. फर्स्ट थिंग इज कि आपको ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होने स्टार्ट हो जाएंगे. सेकेंडली कि ब्रेन डिस्टर्ब होने लगेगा, वो इमोशनल रेगुलेशंस को डिफाइन नहीं कर पाएगा. यू वुड बी इन द एंगर स्टेट, देन क्राइंग स्टेट. आपको खुद को नहीं पता होगा आप कौन से स्टेट में जा रहे हो, है ना. और लॉन्ग टर्म का अगर मैं देखूं कि अगर ये सेंसरी डेप्रीवेशन लॉन्ग टर्म तक रहता है तो अल्टीमेटली आपको डे नाइट का सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएगा. कौन सा डे चल रहा है, क्या डेट्स होगी, सब चीज़ें लॉस्ट में चली जाएगी और आपका एक परमानेंट ब्रेन डैमेज होगा. लॉन्ग टर्म में इसमें मेमोरी लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर्सनैलिटी चेंज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इरिटेबिलिटी, एंगर बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो जाता है और समटाइम्स परमानेंट मेंटल इलनेस डेवलप होती है जो लॉन्ग टर्म तक रन करती है. तो यहाँ इतना टॉर्चर मतलब सिर्फ ये कोई थ्योरी है कि करवाया भी है? नहीं, इट्स प्योर थ्योरेटिकल, है ना. इतना यूजुअली नहीं डिफाइन होता. और टॉर्चर वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक ये ओल्ड बुक कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. टॉर्चर वाला आजकल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी अच्छी है इस चीज़ को लेके, मेंटल हेल्थ एक्ट इतने अच्छे हैं कि टॉर्चरिंग अ पेशेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ओके, लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी आपने बताया था कि राइटिंग से पर्सनैलिटी जज की जा सकती है. राइटिंग से पर्सनैलिटी डिफाइन कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे राइटिंग एज वेल एज द कलर, उनका फेवरेट कलर क्या है या फिर क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों से कुछ एक लिटरेचर है. बट इट्स ऑलवेज अ डाइसी थिंग
You cannot define for some persons they can fit, for some they do not. Like simply अगर कलर कोड का मैं डिफाइन करूं कि अगर किसी को फेवरेट कलर पिंक रहता है तो मेजॉरिटी रहता है कि भाई उनका कैरेक्टर जो रहेगा फेमिनाइन कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, कि उनको चीज़ें थोड़ा उस वे में पसंद आती है कि चीज़ें कलरफुल हो, ब्राइट हो, चीज़ें थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिविटी हाई हो, डिपेंडेंसी हाई हो, ये चीज़ें थोड़ा सा अपने को ज़्यादा उन पर्सन्स में डिफाइन होती है। वहीं अगर डिफरेंट कलर देखें कि ब्लू कलर वाला अगर पोर्शन रहता है तो उस सिनेरियोज़ में अपने को लगता है कि हाँ थोड़ा कामनेस ज़्यादा डिफाइन होती है, एक थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी वाला मेजर फैक्टर डिफाइन होता है, वो लेस एग्रेसिव होते हैं। समटाइम्स उनका एक पर्टिकुलर रहता है कि जो डिसीजंस रहते हैं वो बहुत प्रिसाइजली लिए जाते हैं। बट इन चीज़ों का कोई एविडेंस बेस्ड अगर बोला जाए तो वो चीज़ फैक्टर नहीं है। एक्चुअली मेरा ब्लू कलर फेवरेट ही था मैं आपसे आगे ये पूछने वाला था ओके, क्या नाइस। अच्छा हैंड राइटिंग पे एक बार फोकस कर सकते हैं? अगर कुछ आपको लिख के दूं तो उसमें मैं अपना नाम लिख के देता हूँ, अगर आप ट्राई कर सको तो। आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू दैट, राइट, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस पर्टिकुलरली। शायद मैं उन पर्सन में से हूँ कि जो शायद डिफाइन नहीं कर सके कि राइटिंग के बेसिस पे मैं किसी को जज कर पाऊँ। हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि आपकी डायरी आप दे रहे हो जिसमें आप अपने थॉट्स लिखते हो तो शायद मैं अच्छे से जज कर पाऊंगा। मैंने ऐसा डायरी तो कभी लिखी नहीं है। एक मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोगों में कि कोई एक स्ट्रीम में जिस तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, सॉरी मतलब चूज़ करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, कोई साइंस फील्ड में जा रहा है, कॉमर्स या आर्ट्स में, उन है ना एक स्ट्रीम के पर्सन के लोगों में सबकी है ना सेम मेंटलिटी होती है। अक्सर सबकी नहीं होती लेकिन कई हद तक देखा है, नर्सिंग में, डॉक्टरिंग में, साइंस फील्ड में, केमिस्ट्री और बीए वाले जितने हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि सबकी मेंटलिटी इतनी सेम क्यों होती है? इस चीज़ को अगर मैं साइंटिफिकली डिफाइन करना चाहूँ तो बेसिकली इट्स अ हर्ड इफेक्ट, है ना, कि अपने क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप हमेशा क्या होगा कि एक ही तरीके से एक्ट करेगा। कोई भी पर्सन है उसमें इंडिविजुअल को भी आप देखोगे तो भी वो सिमिलर एक्ट करेंगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये ज़्यादातर एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होते हैं। जैसे एक सिंपल सा, बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, चाहे इंटरनेट पे देखोगे, चाहे XYZ प्लेस पे देखोगे। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक उन्होंने चैम्बर क्रिएट करा। चैम्बर में उन्होंने एक बड़ा सारा एक स्टूल रख दिया, उसके ऊपर उन्होंने बनाना रख दिए, केले रख दिए, एंड उन्होंने वहाँ पे 4 बंदर छोड़ दिए। द फैक्ट वॉज कि जैसे ही कोई बंदर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वो ग्राउंड में क्या करते, करंट पास करते, जिसकी वजह से उनको सीवियर एक बार पेन फील होता। तो एक चढ़ने की कोशिश करी सबसे पहले ने, वो अपना बनाना लेके आया, तो बाकी 3 बंदरों को वो सीवियर पेन जनरेट करा गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो बंदर था वो चढ़ने की कोशिश करा, उसने बनाना पकड़ा तो रिमेनिंग 3 को एक बार बहुत ज़्यादा सीवियर करंट पेन प्रोवाइड हुआ। देन थर्ड ने कोशिश करी, सेम पैटर्न। फोर्थ जब चढ़ने लगा तो तीनों ने क्या किया, उसको पकड़ के रोक दिया। ज़्यादा चढ़ने की कोशिश करी तो मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ग्रेजुअली एक पैटर्न डेवलप हुआ कि कोई भी चढ़ेगा तो उसको मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकियों को उससे प्रॉब्लम हो रही है, राइट। धीरे धीरे ये चीज़ चलती रही, कंटिन्यू रही थोड़े टाइम तक। फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, एक बंदर को वहाँ से निकाल के दूसरे बंदर को रख दिया। बंदर नया था, उसने देखा ऊपर केले हैं, चढ़ने की कोशिश करी, वो उसको बाकी बंदर मारने लगे, है ना। बंदर कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है, वापस कोशिश करी, फिर मारने लगे। तो एक पैटर्न डेवलप हुआ कि हाँ ऊपर नहीं चढ़ना, जो चढ़ेगा मारा जाएगा, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने एक बंदर हटा के और दूसरा बंदर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, सेम थिंग्स। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या किया, वहाँ से 4 बंदर चेंज कर दिए जो स्टार्टिंग में थे, और नीचे से करंट देना भी बंद कर दिया। बट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी भी कोई भी बंदर ऊपर
नहीं चढ़ रहा। कोई भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको मारा जा रहा है या फिर रोका जा रहा है। ये एक पैटर्न होता है जो रिचुअल को क्रिएट करता है कि अपने लाइफ में कोई ना कोई एक रिचुअल था जिसका कोई बेसिक लॉजिक था पास्ट में, है ना। हुआ क्या, टाइम के साथ साथ कई बार वो लॉजिक हट जाते हैं बट वो रिचुअल परसिस्ट करते रहते हैं और वो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। सिमिलरली इस हर्ड में क्या होता है कि एक वो कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी क्या करती है, वो सारे जने एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी या एक ही माइंडसेट से वर्क करते हैं। अब वहाँ पे वो अगर कोई अलग माइंडसेट से वर्क करे तो उनको एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। ऐसा नहीं है कि सबका माइंडसेट सेम है, सबके एक्शन सेम है, ये फॉर श्योर है। माइंडसेट कैन बी डिफरेंट बट जस्ट बिकॉज कि वो उनको अलग से महसूस नहीं हो कि भाई हम इधर से इन लोगों से इस ग्रुप से अलग हैं, वो उसी चीज़ में रिचुअल में पार्ट बने रहते हैं और कंटिन्यूटी करते रहते हैं। तो अगर मान लो कि जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि सेम स्ट्रीम में सेम मेंटलिटी के लोग जा रहे हैं, आपने फिर ये बताया, तो द वे ऑफ टॉकिंग और एग्रेशन लेवल, बोलने का तरीका, फिर वो सब भी फिर उसी चीज़ में, इसी थ्योरी में फिर डिफाइन होता है एक तरह से? नहीं नहीं, ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बेसिस पे डिफाइन होता है। जैसे मेरी पर्सनैलिटी, हो सकता है मेरा प्रोफेशन किसी से सेम मिलता हो, है ना, बट वो पर्सन एग्रेसिव हो सकता है, मैं काम हो सकता हूँ, मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ, वो काम हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर द इट्स डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनैलिटी बेसिकली। अपना पास्ट क्या रहा है, अपना चाइल्डहुड कैसा रहा है, क्या चीज़ मैंने लर्निंग में लाई है, क्या चीज़ें मेरे सराउंडिंग में है, कितना मुझे सपोर्ट मिला है, क्या मेरी मेंटल स्टेट है, क्या मेरी करंट सिचुएशन है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स विच डिफाइन कि उस टाइम अपना एक्शंस कैसा है ना। वी कैन नॉट डिफाइन इट ऑन अ पर्टिकुलर सिंगल इवेंट और सिंगल थिंग। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? ये बहुत लोगों को लगता है, काफ़ी लोग ये सुन के डर भी जाते हैं जब उनके सामने चीज़ें होती हैं ऐसी। एग्जैक्टली, बहुत बार ये एक लेमैन टर्म की तरह यूज़ करा जाता है बट द थिंग इज एक्चुअल में क्या होता है, इट्स अ स्टेट जहाँ पे अपना ब्रेन डिफाइन करता है कि हाँ अपने अवेक हैं बट वी आर नॉट एबल टू मूव अवर बॉडी इवन फॉर ए इंच, है ना। होता क्या है, ये कुछ सेकंड्स और मिनट का पार्ट होता है जहाँ पे अपने बहुत एक्सेसिवली ट्राई करते हैं अपनी बॉडी को मूव करने का बट वो बॉडी मूव नहीं हो पाती बिल्कुल भी। एंड वो एक ऐसा फीलिंग होती है कि अपने पैरालाइज्ड हो गए हैं। बट मेजॉरिटी ये जो केसेस रहते हैं, ये जो इवेंट रहते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम और इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर स्लीप, जहाँ पे ये चीज़ थोड़े टाइम्स या थोड़े सेकंड्स के लिए आएगी और मूव ऑन हो जाएगी। बट अपने उस चीज़ को ओवर थिंक इतना कर लेते हैं कि वो अपने को एंजाइटी में कन्वर्ट कर देता है ना। वहाँ से वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपके डेली रूटीन को अफेक्ट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि अपने इस चीज़ से डरने लगते हैं, अपने इस चीज़ को एक मेजर इवेंट डिफाइन करने लगते हैं, जिसकी वजह से सोने से पहले अपने को ओवर थिंक होने लगती है। सोऊंगे तो अगर मैं सोऊंगा तो ये चीज़ हो होगी, जाएगी, हाँ। तो वो स्लीप अपने ऑलरेडी डिस्टर्ब होने लगती है, अपना स्लीप टाइम कट ऑफ होने लगता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, हार्मोनल डिसरेगुलेशंस होने लगते हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ आपको बीमार बनाती है। अच्छा, मतलब जिनकी गहरी नींद होती है उनके साथ ही ऐसा होता है? जरूरी नहीं है ना। अपने अ, जो स्लीप का साइकिल होता है, यूजुअली एक 90 मिनट का स्लीप का साइकिल होता है ना, जिसको अपने NREM स्लीप और REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट या फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, है ना। ये 90 मिनट का साइकिल है। इसमें ये किसी के भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी REM स्लीप कैसी है, NREM स्लीप कैसी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं स्टिल, बट अपने ऐसा डिफाइन कर पाना मुश्किल है। गहरी नींद होती है या कच्ची नींद होती है, उनके साथ ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स मेजरली ऑन स्ट्रेस लेवल। अगर स्ट्रेस में ज़्यादा आप रहते हैं तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिली है। स्लीप डेप्रीवेशन इज़ द सेकेंड कॉज, कि अगर आप नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। एंड समटाइम्स कोई ऑर्गेनिक इलनेस से भी ये एसोसिएटेड होता है। समटाइम्स ब्रेन में कुछ डिफॉर्मिटीज़ या फिर डिफ़िकल्टीज़ होती है जिससे ये चीज़ हो जाती है, बट दे आर वेरी रेयर।
अच्छा, मैंने ये सुना है कि जिनके किसी डॉक्टर ने बताया था मेरे को कि जाना जो लोग जिनका बीपी पेशेंट होते हैं, जो बीपी पेशेंट होते हैं, उनका बीपी शूट करता रहता है कभी ना कभी, उन लोगों को अननेसेसरी डरावने सपने आते हैं। ठीक है, एज सच ये रियलिटी का पार्ट नहीं है ना, कि बीपी शूट होता है तो उससे डरावने सपने का वो नहीं रहता है। कुछ जनों के लिए ये कॉमन है ड्रीम्स लेना, है ना, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्लीप का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्टीज क्या आती है जब होते हैं बैड ड्रीमिंग्स। जो अपने ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, ज़्यादातर वही अपना सबकॉन्शियस माइंड अपने को ड्रीम में परसीव करवाता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें, उसी से सराउंडिंग घूमती हुई चीज़ें अपने माइंड को हिट करती है, एंड इससे अपना होता क्या है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अपने उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, है ना। और अपना सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा उन्हीं चीज़ों को पर्टिकुलरली डिफाइन करेगा जो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा अभी सेंसिटिव या हॉट टॉपिक में चल रही है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है कि आउट ऑफ द ब्लू ही आ जाए, बट वो भी पॉसिबिलिटी है। ब्रेन इज़ ए कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना। तो समटाइम्स इट कैन बी देयर, बट मेजॉरिटी टाइम जो देखा गया है वो यही है कि आप जिन चीज़ों पे स्ट्रेस आउट ज़्यादा रह रहे हैं, या जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ज़्यादा घूम रही है, बार बार कहीं ना कहीं वो सरफेस पे आ रही है, उसी चीज़ से रिलेटेड आप डिफाइन कर रहे हो, बात कर रहे हो, घूम फिर के पूछ रहे हो, वही चीज़ें अपने को ड्रीम्स में ज़्यादा दिखाई देती है, या वही चीज़ें ड्रीम्स में ज़्यादा अपने को डिफाइन होती है। और जहाँ पर कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, मतलब कॉमनली है वैसे तो केस सुनना, कि जो लोग बस अभी पूरा काम खत्म करके बस सोने ही जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग फेज में उनको बॉडी को एकदम शॉक लगता है। वो मोमेंट क्या है? नहीं, मैं समझा नहीं, जैसे स्टार्टिंग लाइक में। मतलब सोने चले गए हैं और वो स्टार्टिंग के नींद में ही जा रहे हैं और गहरी नींद में उतर रहे हैं। ओके, ये बेसिकली क्या रहता है कि अपने जो स्लीप रहते हैं, है ना, स्लीप में अपने बेसिकली एक फेजेस आते हैं। ठीक है, अपने जो ब्रेन होता है वो रेस्ट मोड में जाने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेता है। वो गहराई में धीरे धीरे नीचे उतरता है, वो गहराई में जाता है, तब वो स्टेट आती है जहाँ पे अपने बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होने लगती है ना। इस बीच में अगर कोई नॉइस क्रिएट होती है, वो जो इनिशियल फेज होता है ना, उस चीज़ में अगर कोई हल्का सा शोर होता है, कोई शार्प नॉइस आती है, या सडनली कुछ ऐसा मेजर थॉट हिट करता है, तो वहाँ पे वो एक पैनिक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज होने लगती है, पैल्पिटेशंस आने लगते हैं, ट्रेमर्स होने लगते हैं हाथ में, है ना, सांस में अचानक से डिफ़िकल्टी होने लगती है, एंड इट फील्स लाइक कि भाई अचानक से मुझे अटैक आ गया, या कुछ एक मेजर इवेंट हो गया, और वो झटके से जर्क करते हुए अचानक से उठते हैं। तो बॉडी सिग्नल देती है एक तरह से ब्रेन को। इट्स अ पार्ट, है ना। अच्छा, इसमें वैरायटी ऑफ पीपल देखें कि लोगों को जब सोते हैं तो जब आई गेस 6 से 8 घंटे की नींद होती है लोग एवरेजली ह्यूमंस की, तो उसमें ऐसे लोग देखें कि अगर आसपास कोई स्विच भी चल रहा हो तो उस आवाज़ से वो उठ जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके आगे कोई गाने भी चला दो तो वो उठते नहीं है। ये ऐसा क्या है इनमें? ये डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा था, आरईएम और एनआरईएम स्लीप का, है ना। इट्स अ बेसिक साइकिल है जो 90 मिनट के वो चलते रहते हैं। ठीक है, कई जनों के लिए वो एनआरईएम स्लीप काफ़ी डीप होती है, जिसकी वजह से उनको चाहे अपने ढोल नगाड़े भी बजा लोगे तो भी वो शायद नहीं उठेंगे, है ना। कई जनों के लिए आरईएम स्लीप हायर फेज में चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शायद बहुत जल्दी से वो इवन ब्लिक्स में भी चुटकी भी बजाएंगे आप तो भी वो शायद उठ जाएंगे, है ना। बाकी डिपेंड करता है बहुत बार कि अपना रूटीन कैसा है ना। ये चीज़ें चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत जने जो पहले बहुत कच्ची नींद में सोते थे, आजकल बहुत गहरी नींद में सोने लग गए हैं, या बहुत जो गहरी नींद में सोते थे उनकी आजकल नींदें उड़ गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और के घर पे सो रहे थे, वहाँ उनको कंफर्टेबल नहीं आती है, पर अपने घर में भी आती है। वही चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट इसमें मेजर ये है कि अगर आप सुकून से आराम से सोना चाहते हैं तो आपकी एक रूटीन फिक्स होनी चाहिए। आपके रात के सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अपने ब्रेन में एक क्लॉक है जिसको अपने सर्केडियन रिदम बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं,
वो अपने को एक डिफाइन करती है कि आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है ना? क्लॉक टाइप चल जाता है पूरा। बिल्कुल, है ना? ये अपने बायोलॉजिकल है, अपने सबके रहती है। अब वो अगर अपने इस चीज़ को पुश कर देते हैं कि भाई किसी दिन मैं 10 बजे बेड पे जा रहा हूँ, किसी दिन मैं रात के 2 बजे भी बेड में नहीं जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करती है तो आपकी स्लीप ग्रेजुअली पुअर होती जाएगी। आप कम सोने लगोगे, आप जल्दी उठने लगोगे, छोटे-छोटे शोर से आपकी नींदें खुलने लगेगी, पीसफुलनेस कम होती जाएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आपका वो पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज़ करके फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल काम माइंड को जनरेट कर सकें। ओके, काफ़ी अच्छा आंसर दिया आपने। अभी थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, जो अपना लास्ट सेगमेंट रहेगा। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस फील्ड में उतरने के लिए, जहाँ पर आप हो कुछ, और क्या नहीं करना चाहिए इन स्टडीज़? स्टडीज़ देखिए, मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उसके लिए तो बेसिकली नीट एग्ज़ाम जो रहता है ना, वो कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट फॉर द एमबीबीएस, देन अगेन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, देन वी हैव दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एमडी इन साइकेट्री, है ना? ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, बट द थिंग इज़ what you need to do is to be consistent. आप कोई भी काम करें, not for this each and everything, आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, आप डिफाइन करके रखेंगे कि हाँ इतना पार्ट मुझे लाइफ में इस चीज़ के लिए देना है, और वो कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ को दोगे, सिर्फ सोचने से नहीं अब यू हैव टू टेक इट इन योर एक्शंस एज वेल। अगर आप देते हो, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज बटर स्मूथ। मैंने ये सुना है, काफ़ी जो इस फील्ड से हैं, जो इंटर्न के लिए जाते हैं, तो उनका इंटर्न में जहाँ पर भी वो वर्क करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहता है, और जो उन्होंने पढ़ा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादातर हर सिनेरियो में अपने को अलग रहती है, बट एकदम ड्रास्टिकली नहीं है। ऑल्दो के चीज़ें हर पॉइंट पे डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि वो पेशेंस शायद इस फील्ड में डेवलप करना पड़ता है, जो हर जना इनिशियल से डेवलप करके नहीं आया होता, राइट? कि अगर आपको एक डिफ़िकल्ट पेशेंट मिल रहा है, अब्यूजिव पेशेंट है, एग्रेसिव पेशेंट है, you cannot be at the same level, you cannot abuse them, you cannot be aggressive in front of them, you have to be calm, you have to be composed कि कोई बात नहीं, you have to be in your mind कि हाँ बीमार है ना? वही पेशेंट 10 दिन बाद जब नॉर्मल होगा, सही होगा, he or she would respect you very much, राइट? तो वो पेशेंस आई थिंक एक मेजर पार्ट है लाइफ का, जो जितना जल्दी आप डेवलप करोगे उतना ही आपकी सक्सेस के लिए बेटर रहेगा। वो स्टूडेंट को सीखना चाहिए एक तरह से। हर जने को, मैं केवल इस फील्ड या इस पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं बोलता, मैं तो ये बोलता हूँ कि पेशेंस इज़ द ओनली की, जहाँ पे शायद आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके पुण्य सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वॉज माई प्लेजर सर। बिल्कुल। आपको मेरे से कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, है ना? विल सी यू।